नमस्कार, मैं जनार्दन सिंह। आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, यह डिफिनीशन अधिकांश बुकों में भी दिया रहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कितना? दो या दो से अधिक पदार्थ। तो हम देख रहे हैं जैसे CO2, C एक पदार्थ कार्बन है, एक ऑक्सीजन पदार्थ है। CO2 यानी दो पदार्थ मिले और एक नए पदार्थ का क्या कर रहा है? एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और हम देख भी रहे हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। परंतु यहां क्या कह रहा है कि कम से कम क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक, कितना? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे CO3 एक ही पदार्थ है, और इसको जब गर्म करते हैं तो इनसे दो या दो से अधिक क्या हो रहा है? नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि यह डिफिनीशन हमको हल्का सा कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए इस डिफिनीशन को हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। कि यहाँ लिखा है कि कम से कम कितने होने चाहिए? दो, लेकिन यहाँ पे कितने पदार्थ हैं? एक ना। और क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों से क्या हो रहा है? मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर एक ही पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या कर रहा है? नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे आपकी मर्जी। देखिए, कुछ बुकों में या अधिकांश बुकों में ये डिफिनीशन दिया रहता है, परंतु NCERT बुक में एक नया भी डिफिनीशन दिया गया है, जहाँ तक हमको सही लगता है। तो हम आपको बता दें कि आपके अगर सर या टीचर इसको पढ़ाएं तो ये भी सही है, या आप एग्जाम में कुछ दूसरा डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। दूसरा इसका डिफिनीशन क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। कह रहा है, आपकी बुक में दिया है कि जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें जो डिफिनीशन परिभाषा है, यह रासायनिक परिवर्तन से जोड़कर बनाया गया। कह रहा है कि जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम आपको पिछले वीडियो में, यानी प्रथम वीडियो में, एक चीज बताए थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल हम बता दें आपको क्या। तो देखिए, इसका एग्जांपल क्या है। जैसे मान के चलिए, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, और उस रिबन को एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, Mg का मैग्नीशियम का रिबन है। इसे Y के ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें? जला रहे हैं। और जलाने के बाद हम देखेंगे कि इससे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जिसको बोलते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपने देखा कि इसमें दो चीज देखने को मिला। क्या? तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि हम कुछ पदार्थों का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करने के बाद हमें कुछ नए पदार्थ भी मिल रहे हैं। तो जिस पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि जिन पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जिन पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा उपयोग करने के बाद
जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब हम कोई आपसे पूछे इसमें अभिकारक कौन कौन है तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पे कौन कौन उपयोग कर रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। और नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है वो कौन सा है? तो इसमें उत्पाद कौन हो गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो देखिए अब इसमें हमको दो नया और परिभाषा मिला। क्या कोई आपसे पूछे अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो देखिए ध्यान से, अभिकारक की डिफिनीशन, अभिकारक किसे कहते हैं तो हम बता दें, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्लियर है? फिर कह रहा उत्पाद किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों की अभिक्रिया के द्वारा होता है। यानी वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है या अभिक्रिया के बाद होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें अभिकारक कौन कौन से हैं? तो इसमें अभिकारक है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। और प्लस क्या है? ऑक्सीजन। और इनसे क्या प्राप्त हो रहा है? तो इससे प्राप्त हुआ हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको लिखने में हमको बहुत समय लगा, ज़्यादा देर लगा ना, समय भी ज़्यादा लगा। और इसको हम किस रूप में लिखे हैं? तो इसको हम किस रूप में लिखे हैं? शब्द के रूप में लिखे हैं। किसके रूप में लिखे हैं? शब्द के रूप में लिखे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? तो हम बता दें आपको, NCERT बुक में दिया भी रहता है, हम इसे शब्द समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शब्द समीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक समीकरण है ना, जैसे आपने मैथ में देखा होगा, समीकरण लिखते हैं, जैसे एक LHS होता है, LHS RHS होता है कि नहीं, दायां पक्ष बायां पक्ष होता है कि नहीं, दोनों को उसी तरीके से यहाँ पे LHS और RHS को हम किस में लिखे हैं? शब्द के रूप में लिखे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब कोई आपसे पूछे कि इसको आसान तरीके से लिखने का क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, हम आपको बता दें रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। इसको समीकरण के इसी अभिक्रिया को जब समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं? तो देखिए क्या कह रहा है, आपके बुक में दिया है कि अभिकारकों और उत्पादकों को उनके रासायनिक सूत्र, उनके क्या कह रहा है? रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम इसको चलिए अब रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें। तो क्या बोला है? रासायनिक कैसे कहते हैं? तो कह रहे हैं, तो आपके बुक में दिया था रासायनिक सूत्र के साथ। किसके? रासायनिक सूत्र। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? रासायनिक सूत्र Mg। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। किसके रूप में? रासायनिक सूत्र को संकेत के रूप में, यही ना सांकेतिक रूप है। मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 के रूप में दिखाते हैं, और ये क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? यानी अब इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्रों के साथ किसके रूप में? सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कोई आपसे पूछे, अब देखिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है ना। देखिए इसमें Mg 1 है, इसमें भी Mg 1 है, यहाँ पे O2 2 है, और यहाँ पे कितना? 1 है। तो इसको क्या कहते हैं? तो हम आपको बता दें, इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली। इस समीकरण को अगर कोई आपसे पूछे क्या कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक
समीकरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ आ रहा है? कब कहते हैं? जब यह संतुलित नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता है। अब इसको संतुलित करना सीखें। संतुलित कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Mg एक है, यहाँ भी Mg एक है, यहाँ पे O2 2 है, लेकिन यहाँ पे O2 कितना है? एक है। कब 2 होगा? जब 2 से गुणा करेंगे तब। तो यहाँ पे 2 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन Mg भी कितनी हो गई? 2 हो गई ना। Mg भी 2 से करिए। अब यहाँ पे Mg 2, Mg यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब ये क्या है? अब ये समीकरण संतुलित है। तो इसको अब क्या बोलेंगे? तो इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं? तो इस समीकरण को बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कोई आपसे पूछे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जब अणु या परमाणु, जब अणु या परमाणु, यानी ये परमाणु हो गया, अणु है, जब परमाणु या अणु में अभिकारक तथा उत्पादक दोनों में परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या समान अथवा बराबर होती है, तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु तथा अणुओं की संख्या बराबर होती है, बराबर का मतलब बैलेंस्ड रहते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? अब कोई आपसे पूछे क्या यह रासायनिक समीकरण जो है वो 100% कंप्लीट है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्यों यह समीकरण कंप्लीट नहीं? बताइए। सांकेतिक रूप में भी लिख दिए, बैलेंसी भी बराबर कर दिए, तो देखिए क्यों नहीं है। इसको एनसीईआरटी बुक में दिया और अच्छे तरीके से इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो आपको बता दें कि संतुलित रासायनिक समीकरण कंप्लीट कैसे होगा, तो सुनिए ध्यान से आप लोग कैसे होगा। तो कह रहा है कि जब रासायनिक समीकरण को अधिक और अधिक, रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक और उत्पादकों के साथ, अभिकारक और उत्पादकों के साथ भौतिक गुणों को भी क्या करना है? दिखाना पड़ता है। इसमें ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में, देखिए यहाँ तक तो बैलेंस सही है, लेकिन इसमें कह रहा है इसके भौतिक गुण को भी दर्शाना पड़ता है, तब जाके ये पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। जैसे सुनिए, सपोज करिए कभी कभी होता क्या, जैसे एग्जाम्पल एक आध दो आपको बता दें कि कब यह कंप्लीट होगा। तो हम आपको बता दें, जैसे मानकर चलिए Fe हो गया प्लस H2O मिलके क्या बनेंगे? Fe3O4, और क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो गया प्लस क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या हमको कैसे कंप्लीट ये माना जाएगा। बैलेंसी की बात किया जाए तो इसकी बैलेंसी पूरा कर लीजिए आप। बैलेंसी कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मालिक्यूल्स हैं? तो 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे हैं? तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 2। कब 2 4 होंगे? तो यहाँ क्या करिए? 4 से मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 4 दूना के 8, यहाँ पे 4 दूना के 8 हो गया। अब देखिए अभी क्या है? ये संतुलित समीकरण, लेकिन समीकरण कंप्लीट नहीं है। कब कंप्लीट होगा? तो देखिए कब कंप्लीट होगा। कह रहा है कि इसको अधिक और सूचनापूर्ण बनाने के लिए इनकी भौतिक अवस्था को भी क्या करना पड़ता है? प्रदर्शित। जैसे अगर गैस होगा तो उसको कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, एरो से, हमारा इसे दिखाना पड़ेगा। अब देखिए इसके साथ साथ इनको कह रहा है भौतिक अवस्था भी लिखना पड़ता है। जैसे Fe है क्या? तो जैसे Fe क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड है तो क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। H2O किस अवस्था में? तो जैसे गैसीय अवस्था में तो है, तो इसको लिखेंगे G। क्लियर है? अब FeO3 क्या है? सॉलिड है, तो इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? यस। फिर क्या लिखेंगे? H2 गैस है तो क्या लिखेंगे? G। यानी उस पदार्थ की अवस्था को भी प्रदर्शित करना पड़ता है, केवल अवस्था को ही नहीं प्रदर्शित करना पड़ता है। अभी पूछा जाए क्या यह कंप्लीट है? तो बोलेंगे नहीं, अभी भी ये समीकरण कंप्लीट नहीं है। इनके साथ साथ और क्या क्या लिखना पड़ता है? समझ आ रहा है? अगर कोई आपसे पूछे कि इनके साथ साथ और क्या क्या लिखना पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? तो ध्यान से सुनिए, जैसे CO हो गया प्लस H2 हो गया, इसको क्या करेंगे? तो इसको कह रहा है, मान के चलिए इसको क्या करें हम? तो 200 या 340 ATM, समझा ना? 340 ATM पर गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा?
तो क्या बनेगा बताइए, CH3OH बना। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, तो हम आपको बता दें, इसके साथ साथ कह रहे हैं इसमें क्या क्या दिखाना पड़ता है, तो हम आपको बता दें भौतिक गुण दिखाना पड़ता है। भौतिक गुण का मतलब इसकी अवस्था को कि यह किस रूप में है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। यदि ठोस होगा तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो याद रखिएगा यदि ठोस होगा तो उसको दिखाएंगे यस से। क्यों, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड, और सॉलिड का पहला जो अक्षर होता है वही उसका सांकेतिक रूप हो जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट, समझा ना। फिर यदि द्रव दिया रहेगा तो उसको किस में दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, एल से दिखेंगे कोष्टक। फिर कह रहे हैं यदि गैस होगा तो उसको किससे दिखाएंगे, तो उसको जी से दिखाएंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ कुछ और भी सांकेतिक होते हैं, जैसे समझ करिए, यदि कोई पदार्थ घोल के रूप में हो, किसके रूप में हो, घोल के रूप में, जैसे मान के चलिए ग्लूकोज है, वह जल में घुला यानी घोल के रूप में रहते हैं, घुली अवस्था में रहते हैं, तो उसको किसको दिखाते हैं, तो उसको दिखाते हैं AQ से, एक्वा। किसे दिखाते हैं, AQ यानी एक्वा के रूप में लिखते हैं, समझ आ रहा है, AQ के रूप में दिखाते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ अब देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं, और क्या क्या दिखाते हैं, तो साथ में इसके देखिए ताप, कितने ताप पे, जैसे यहाँ पे 300 ताप मान के चलिए, किसी पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं तो 10 डिग्री पे कर रहे हैं, 20 डिग्री पे कर रहे हैं, तो उसको ताप को दिखाना पड़ता है। फिर दाब, क्या कह रहा है, दाब, अब यहाँ पे दाब को भी दिखाना पड़ता है, जैसे कितना वायुमंडलीय दाब पे ये काम कर रहा है, कितना प्रेशर पे वर्क कर रहा है, दाब। तथा उत्प्रेरक की भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक, आपको उत्प्रेरक पीछे पढ़ाएंगे, उत्प्रेरक क्या होता है, वो किसी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है, समझ रहा। तो कह रहा है अब जाके यह क्या हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कह रहा है अभिकारक और उत्पादकों को उनके रासायनिक सूत्रों के साथ साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन केवल रासायनिक समीकरण पूरी तरीके से कंप्लीट तब होता है जब वह उसको क्या कहते हैं, उसकी भौतिक अवस्थाओं को, उसके सांकेतिक रूपों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर है। अब देखिए आगे आपको और क्या क्या पढ़ा है हम, तो देखिए आगे आप बताएंगे आपको कि किसी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है, यानी जो समीकरण होता है, उसको संतुलित कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, समझ आ रहा है। उसके लिए आपको क्या क्या जानना चाहिए, ध्यान से सुनिए, हल्का सा कुछ बता दे रहे हैं, जैसे ये आना चाहिए, जैसे मान के चलिए Mg है, Mg हो गया, प्लस यहाँ पे O2 हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो ये परमाणु है। ये परमाणु कौन होता है, ये अणु है। तो परमाणु और अणु के बारे में जानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हमेशा एक अणु, मान के चलिए 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना Mg। लेकिन यहाँ पे O2 कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है, O2 2 है। क्लियर है। यदि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो Mg की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो O2 कितना है, O2 का मतलब O और O 2 है। अब इन दोनों में O2 में 2 से गुणा करेंगे तो O की कितनी संख्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। तो पहले तो अगले वीडियो में आपको परमाणु और अणु के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सपोज करिए Al है, Al अगर 12 से गुणा करेंगे तो Al की संख्या कितनी हो गई, 12 Al हो गई। लेकिन यदि यहीं पे O3 है, अगर इसका 5 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, तो इस एक में 3 है ना, और पूरे में तो 5 का गुणा कर रहे हैं, तो इसमें टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज़ आना चाहिए। अब हमको लग रहा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।